आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश लेकर आए भाई। तो देखिए, प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये पेन हमें क्यों दिखाई दे रहा है। आप सोचो, ये पेन तभी तक हमें दिखाई दे रहा है जब इस पेन पर प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इस कारण हमें ये पेन दिखाई दे रहा है। अगर अंधेरा हो जाएगा और प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा तो पेन तो तब भी है, लेकिन अब इस पर प्रकाश नहीं आ रहा है और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रकाश क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब प्रकाश की बहुत सी विशेषताएं, आपने किसी खिड़की से या रोशनदान से प्रकाश को आते हुए देखा होगा तो उस समय देखे होंगे कि जो प्रकाश की किरणें वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसके अलावा प्रकाश के छोटे छोटे कणों में भी आपने गति देखी होगी। उन ऐसी अनेकों विशेषताएं आगे जाके आप पढ़ेंगे। इस कक्षा में आप केवल प्रकाश के जो दो गुण हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। जब कक्षा 12 में साइंस आप लेकर पढ़ेंगे तब वहां प्रकाश का विवर्तन भी पढ़ेंगे, व्यतिकरण भी पढ़ेंगे, ध्रुवण भी पढ़ेंगे और भी अनेकों गुण हैं जो प्रकाश रखता है। क्यों? वास्तव में प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम सीधे सीधे कक्षा 10 के टॉपिक से जुड़ते हैं और सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश जब किसी माध्यम, देखिए मैं एक माध्यम बनाता हूं और माध्यम के लिए मैं ले रहा हूं शीशा, जो समतल दर्पण आप कहते हैं। और समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? एक साइड इसकी पॉलिश्ड होती है अर्थात परावर्तक पृष्ठ होती है और एक साइड को AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का लेप होता है, जिसके कारण ये जो नीचे वाली सतह है वो कैसी हो जाती है? अपारदर्शी हो जाती है। अब इस पर कोई लाइट की या प्रकाश की किरण पड़े, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो अगर इस पर कोई प्रकाश इस तरह से आपतित हो रहा है तो वो प्रकाश इस सतह से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौटेगा, अर्थात प्रकाश की किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका मतलब प्रकाश किसी सतह को हिट करेगा और दूसरी सतह में नहीं जाएगा। भाई इसमें अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस दर्पण की या इस सतह की दूसरी जो साइड है वो पॉलिश्ड है सिल्वर नाइट्रेट से और प्रकाश इसके अंदर से गति करके नहीं जा सकता, तो वो टकरा के सीधे सीधे इस तरह से लौटेगा। अब ये जो प्रकाश किरण आ रही है, जो आपको आती हुई दिखाई दे रही है, वो कहलाएगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो किरण टकरा के लौट रही है उसी माध्यम में, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर मैं एक अवलंब खींच दूं तो आप देखेंगे इस कि ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बिल्कुल बराबर आएगा। अब देखिए भाई, ये अवलंब है, तो अब देखिए दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों के नाम भी हम जान लेते हैं। जो कोण अवलंब और आपतित किरण के मध्य बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। अब आपतन कोण को अंग्रेजी में बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट की आई, ठीक है भाई। और जो कोण अवलंब और परावर्तित किरण के मध्य बन रहा है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये कोण बन रहा है परावर्तन कोण।
अब परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और कोण के लिए एंगल, तो रिफ्लेक्शन का आर। अगर इस प्रयोग को आप घर जाके दोहराएं, आप क्या कर सकते हैं, एक समतल दर्पण लें, शीशा जो घरों में काम में लेते हैं, उसको सीधा खड़ा कर सकते हैं किसी कार्डबोर्ड की सहायता से, और उस पर सबसे पहले क्या करें, हम किसी कागज पर कोई कोण बना लेंगे। ऐसे देखिए, हम क्या है, एक अवलंब बना के, और यहां मान लीजिए मैंने यहां 30 डिग्री का कोई कोण बना लिया इस तरह से। कितने कोण का? 30 डिग्री का, ठीक है। और इस पर 2 आल पिन लगा दी इस तरह से। अब मैंने शीशा वापस रखा है इस पर, इस लाइन पर जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, यहां शीशा रख दिया, और इधर की साइड से इस आल पिन, जो आल पिन यहां 2 लगी हुई है, इनको देखिए, उसकी सीध में 2 आल पिन और लगा दीजिए, तो ये क्या बनेगा, आल पिनों का प्रतिबिंब सा आपको दिखाई दे रहा है। और इन कोणों को आप नाप के देखेंगे तो ये जो कोण है 30 डिग्री का, इस कोण को भी आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री का ही आएगा। आप इस प्रयोग को अलग अलग कोणों के माध्यम से दोहरा सकते हैं, अर्थात एक बार 40 का बनाइए, फिर 50 का बना के देखिए, हर बार ये कोण और ये कोण बराबर आएंगे। तो इससे कुछ नियम निकल के आए भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम। तो देखिए, पहला जो नियम है मैं पहले बता देता हूं, देखिए स्क्रीन पर लिख जाएगा, पहले सुन लीजिए। परावर्तन का पहला नियम क्या है भाई, यही आपको दिख रहा है, ठीक है। हां, कि भाई किसी भी किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है भाई, देखिए इस बिंदु पर या इस तल पर देखिए, इस बिंदु या इस तल पर देखिए, इस बिंदु पर कितनी किरणें आगे मिल रही हैं, 3 स्थिति है। देखो, एक तो आपतित किरण मिल रही है, यहीं आपतित किरण ये आ रही भी, और ये परावर्तित किरण यहां मिल रही है, और अवलंब, ठीक है भाई, अर्थात तीनों क्या है, एक ही तल में। तो दूसरा नियम क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है भाई। अब ये तो बात हुई परावर्तन के नियमों की। अब 2 नंबर में आपसे एक, जिसकी संभावना ज्यादा तो नहीं है पर है तो है, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण जो अभी मैंने बताया, इससे प्रतिबिंब का बनना और उसकी स्थिति क्या होती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, और उसका रेखा चित्र भी बना सकता है, बनवा के पूछ सकता है। रेखा चित्र का मतलब किरण रेखा चित्र, जो किरणें दिखाएंगे हम। तो देखिए, अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आपने घरों में देखा होगा भाई, जब हम शीशा के सामने खड़े होते हैं तो कैसा लगता है कि हम शीशा के सामने खड़े हुए हैं और प्रतिबिंब आपका कहां बनता है, शीशा के पीछे, और आप सीधे खड़े हुए हैं तो प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनता है जितने आप हो, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई उतनी होती है जितनी आपकी, अर्थात बिंब। देखो, वस्तु, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं शीशा के सामने, तो मैं क्या हूं, बिंब। बिंब का मतलब वस्तु, और मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है या मेरी छाया जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है भाई। तो अब इसको कैसे दिखाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, आप देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूं भाई इस तरह से। ये क्या है, एक समतल दर्पण मान लिया मैंने, आप जाने सब समतल दर्पण ऐसा होता है भाई, इसमें ये स्केल है। तो देखिए, अब मैं एक बीच में, आप देखिए चित्र बनाना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक रेखा खींच लेते हैं हम, इस तरह से एक रेखा खींच देता हूं। चित्र बनाना पहले सिखा रहा हूं आपको, उसके बाद ये कैसे बना, ठीक है भाई। एक रेखा आपने खींच दी। अब मान लीजिए यहां कोई, अभी कैसे घूमेगा, हाँ, अब देखिए यहां कोई वस्तु है, मैंने मान ली भाई यहां कोई वस्तु है इतनी लंबाई की, ठीक है। इस वस्तु का नाम मैंने दे दिया क्या, ए बी।
ठीक है, इस वस्तु का नाम मैंने क्या दे दिया, ए बी। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेखाओं का मिलना आवश्यक है। दो रेखाएं कौन सी भाई, मैंने बताया था ना, ये पेन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाली या इससे परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें मेरी रेटिना तक अर्थात मेरे आंख तक पहुंच रही हैं। अब कम से कम दो किरण पहुंचनी चाहिए, कितनी, कम से कम दो, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बताना भूल गया भाई कि समतल दर्पण में जब आप प्रयोग करते हैं ना इस तरह से, ये समतल दर्पण है और मैंने बताया ना कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण ऐसा भी तो ऐसा है जो सीधी आए, वो क्या है, इस तरह से सीधी आए, तो फिर उसका परावर्तन कोण क्या होगा, वो प्रकाश किरण जो सीधी आएगी ना लंबवत, वो टकराने के बाद सीधी निकल जाएगी, अर्थात उसका परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन तो होता है पर कोण नहीं बनेगा। भाई आपतन कोण कितना है, 0, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। तो जिस इस तरह से आएगी और उसी तरह से चली जाएगी, तो वही स्थिति यहां भी काम में आएंगे। अब देखिए, दो किरणों को आप निकालिए भाई, एक प्रकाश किरण को तो मैं कहां भेज देता हूं, यहां, ठीक है भाई, भेज दीजिए भाई, आ जा भाई, घूम थोड़ा सा। देखिए वहां आपके पास स्केल होगा तो आराम से बना सकते हैं, मैं इसलिए तिरछा नहीं बने और या गलत सा नहीं लगे आपको, इसलिए बना रहा हूं भाई। अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, ये प्रकाश किरण आ गई भाई, ये आ गई। अब आपको पता ही है ये आपतित प्रकाश किरण हो गई। ये समतल दर्पण इस तरह से खड़ा हुआ है, इधर को थोड़ी जाएगी प्रकाश किरण, सोचो, इस इधर को नहीं जाएगी ना, क्योंकि इधर की साइड तो क्या है, पॉलिश्ड है, तो इधर को तो जाएगी नहीं प्रकाश किरण। ये कहां जाएगी, जितने कोण पर आई इतने कोण पर इधर को आएगी, इधर को आएगी ना। तो देखिए इधर उतने ही कोण पर, अब सीधे जितना कोण आपने बनाया है उसी कोण को आप बनाए भाई। इतना हो गया, देखना सर, नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा कम लग रहा है, वहां वो ना आराम से बन जाता है ना। ठीक है, अब लग रहा है ना, देखना सर विपिन जी। अब ये प्रकाश किरण कहां आएगी, इधर को तो आएगी, तो देखिए इधर को आ गई, ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। अब क्या प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है भाई, इधर को तो नहीं बनेगा, ये समतल दर्पण है तो जिधर वस्तु है उधर तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही हैं, तो फिर ये आपको उस दर्पण में कहां लगेंगी, पीछे की ओर जाती हुई। तो डॉट डॉट करके इसी किरण को जो मैंने खींची है ना, स्केल को अभी हटाए नहीं, और इसी को कहां खींच दो, डॉट डॉट करके पीछे की ओर, डॉट डॉट करके पीछे की ओर खींचिए भाई, इस तरह से खींच दिया ना मैंने। अब ये तो एक ही प्रकाश किरण है, दूसरी कहां है। अब सबसे सरल तरीका आप लोगों के स्तर के हिसाब से ये कि मैंने बताया ना, एक प्रकाश किरण को सीधी भेज दो और सीधी जाने वाली टकरा के सीधी निकलेगी ना। तो देखो, एक प्रकाश किरण को कहां ले जाओ, सीधे यहां ले आओ, ऐसे भेजो, हाँ सीधी है ना। एक प्रकाश किरण को सीधे भेजा। अब देखिए ये प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी और टकरा के ऐसे ही आ जाएगी ना वापस, ध्यान रखना, इस तरह से जाएगी, इस तरह से तो गई और टकरा के इसी तरह इसी मार्ग पर लौट जाएगी, पर इधर को तो नहीं मिल रही, तो हमें आती हुई कहां से लगेगी भाई। देखो आप तो यहां खड़े हुए हैं, आपकी आंखों के जैसे मेरी आंखों से सीधी एक प्रकाश किरण ये गई दर्पण पे, तो वो टकरा के ऐसी लगेगी, वो मेरी तरफ आ रही है, ऐसी ही लगेगी ना, पर वो कहां से आ रही है, अंदर से। अब अंदर से कहां से आ रही है, इसको बढ़ाओ आगे, डॉट डॉट बढ़ाओ, ठीक है भाई, इस तरह से बढ़ाया। अरे वो कहां आ गया, चल है ना। अब ये नहीं मिली ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए भाई, और थोड़ा सा इसको बढ़ा, मिल गई ना। अब ये दोनों प्रकाश किरणें यहां मिली, अब ये क्या बना भाई, इसका प्रतिबिंब। अभी देखिए
और इसको पीले वाले से बढ़ा देता हूं। ठीक है भाई, तो ये क्या है हमारा प्रतिबिंब। ये वस्तु ए भी थी और प्रतिबिंब कौन सा बना भाई, ए डैश और बी डैश। तो अब सोचिए भाई, अब इसको सोचो, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, क्या वास्तव में बना, वास्तविक नहीं है, आभासी, वास्तव में किरणें थोड़ी मिली है, हमें मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो प्रतिबिंब कैसा है भाई, तो समतल दर्पण से, तो देख कैसे लिखेंगे, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई बताओ, आभासी है ना, आभासी। और हमेशा ध्यान रखना भाई, जहां आभासी आ जाए ना वो सीधा है और वास्तविक है वो उल्टा है। आभासी सीधा, वस्तु के बराबर लंबाई का, और बताओ बराबर, और उतनी दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दूर है दर्पण से। देखो इसको नाप लें तो उतनी दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से वस्तु है, और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से वस्तु दूर है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, ये जो कोण है आई और ये कोण आर बराबर रहेगा भाई, इसमें भी आप दिखा देना। और ये क्या है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और ये क्या है हमारा वस्तु या बिंब। ठीक है, और ये प्रतिबिंब। अगर इस तरह से आप लिख देंगे ना तो अच्छा लगेगा और स्पष्ट रहेगा भाई, नामांकित चित्र बन जाएगा। तो वो ठीक है, इस तरह से आपको बना के आना है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला इसमें जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। देखिए भाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गोलीय दर्पण। अब चूंकि ये हमारा जो वीडियो चल रहा है वो आपके रिवीजन के लिए, तो हम ज्यादा डिटेल में ना जाके सीधे सीधे आपको रिवाइज ही करा रहे हैं। आपने पढ़े थे दो दर्पण, कौन कौन से, समतल, तो ये आ गया। गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखना वो केवल दर्पण है, और अब यहां क्या है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण आपने दो पढ़े थे, कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और, ठीक है भाई, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आप कहेंगे भाई इनको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं और उसको केवल दर्पण या समतल दर्पण कैसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण आपने देखा सीधी एक सीधी लाइन थी, है ना, और इसको मैंने एक सतह को क्या कर दिया था, अपारदर्शी बना दिया था, अर्थात परावर्तक पृष्ठ केवल एक था, और जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, एक सीधी रेखा है, अर्थात एक समतल है। तो ये तो हो गया समतल दर्पण। अब सीधी सी बात, एक बात सोचो, गोलीय दर्पण, इसका मतलब ये कोई गोलीय के भाग है, अर्थात एक पृष्ठ अवश्य इनका क्या होगा, गोलीय। इसको गोलीय भी क्यों बोलते हैं, देखिए अब मैं बताता हूं। एक देखिए, एक मैं ये गोला बना लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस गोले में से, जैसे कांच का बना हुआ है मान लें, या और कोई चीज हो सकती है जो परावर्तक पृष्ठ और चमकीली हो, मैंने यहां से लेके और यहां तक का हिस्सा काट लिया, ये कट कर दिया, इसको हटा दिया अलग, और इसका ये पृष्ठ मैंने क्या कर दिया, अपारदर्शी बना दिया, ठीक है। और ये जो अंदर का जो पृष्ठ है वो कैसा है, पारदर्शी। ये जो अंदर की सतह है वो कैसी है, परावर्तक पृष्ठ है। ये जो अंदर वाली है परावर्तक पृष्ठ है। तो ऐसा गोलीय, ऐसा दर्पण, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी अंदर वाली जो सतह है ना, या गोले की तरफ अंदर वाली सतह कैसी हो, परावर्तक पृष्ठ हो, और बाहर वाला अपारदर्शी हो, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ध्यान रहेंगे भाई, अंदर की तरफ, जैसे मान लें ये गोले का केंद्र मान लें, एक बात सोचो, इसको गोले पे ही तो काट के बना रहा हूं मैं, और गोले का केंद्र होगा, अभी बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
अर्थात ये झुका किधर हो, गोलीय के केंद्र की तरफ, और अंदर वाली सतह ही क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, अर्थात वो तो चिकनी हो और बाहर वाली कैसी हो, अपारदर्शी हो। तो इस प्रकार का जो दर्पण है वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ध्यान रहेगी ना। अब इसका उल्टा सोचिए, इस पृष्ठ को, जो अंदर वाला पृष्ठ है, इसको क्या बना देता हूं मैं, अपारदर्शी। ठीक है, और यहां से लेके और यहां तक का मैंने हिस्सा काट के अलग कर दिया, ये अलग सोचिए। तो ये जो बाहर वाला है, ऊपरी हुई सतह है ना, ये कैसी है, परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा भाई, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो परिभाषा समझ में आ गई। अब इस दर्पण से संबंधित कुछ विशेष बिंदु हैं जिनकी परिभाषा आपसे अलग अलग पूछ सकता है। तो देखिए, कोई सा भी दर्पण हो, अब मैं जैसे मैं बना देता हूं, ये तो कौन सा दर्पण हुआ बताओ, अवतल दर्पण। ये तो हो गया अवतल दर्पण भाई, अवतल दर्पण। और एक बना देता हूं ये, ठीक है, ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये जितनी भी लंबाई का है, इसका मध्य बिंदु होगा। ये जो मध्य बिंदु है, इसको व्यक्त करते हैं हम P से। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, पोल का P। तो ये क्या है भाई, दर्पण का ध्रुव। ठीक है भाई, तो इसका भी क्या होगा, ये ध्रुव होगा P। ठीक है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब एक बात सोचना, ये दर्पण था और ये गोलीय का भाग है, तो इसका कोई केंद्र होगा ना, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हुई, गोलीय दर्पण जिस गोले के गोलीय भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे कैपिटल C से दिखाते हैं। अब एक बात सोचना, ध्यान से सोचना, इसका वक्रता केंद्र तो यहां है भाई। आप सोचो, अब कहेंगे साहब ये तुमने यहां कैसे लगा दियो, मन ही मन में सोचो, ये कैसा बड़ा वृत्त होगा, ये गोला होगा, इस तरह से तो होगा, ये ऐसा गोला रहा होगा, तो इसका केंद्र कहां होगा, यहां होगा, कहीं इस जगह होगा, इस जगह नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। परिभाषा कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले के गोलीय भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है भाई, अब सुनो, इसका कहां होगा भाई, इसका कहां, इसका तो अंदर की ओर रहेगा, और उत्तल दर्पण का, उत्तल, ये उत्तल दर्पण है ना, इसका कहां होगा, ये कहां होगा, इधर की ओर, जो इसका होगा इधर की ओर। तो इसका मान लेते हैं यहां, ये C। ठीक है भाई, तो दोनों ही अलग अलग। देख, ध्यान रखना, अवतल दर्पण का तो वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ की ओर, और इसका कहां होता है, अपारदर्शी पृष्ठ की ओर। ये कौन सा है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पृष्ठ की ओर। ठीक है भाई, अब एक शब्द और है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, अब देखो वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा हुई। एक बात सोचो, इस गोले की त्रिज्या कौन सी होगी, इस केंद्र को मैं यहां से मिला दूं, ये यहां से है, और देखो इसको यहां मिला दूं मैं इस तरह से, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, R, वक्रता त्रिज्या। अर्थात किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, PC। तो PC बराबर क्या है, R। ध्यान रखना भाई, PC बराबर R, याद रहेगी क्या। क्या परिभाषा हुई, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को। ठीक है भाई, अब एक शब्द और है भाई, कि दर्पण का, देखो ध्यान रखो, ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा है ये, और इसको मैं आगे तक खूब बढ़ा दूं इस तरह से, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है,
जो कहां से गुजरती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। बात आई समझ में? अब चलिए मैं आगे चलता हूं। एक और है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु, अब सुनो भाई, मुख्य फोकस बिंदु जिसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो एफ, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अब सुनो भाई, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, कोई सा भी दर्पण ले लीजिए। ये मैंने उदाहरण ले लिया, ये कौन सा दर्पण बना दिया भाई? अवतल दर्पण। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण। अब ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष खींच दूं मैं। ये मुख्य अक्ष आगे तक खींच सकते हैं, पर यहीं तक खींच दो, कोई एक ही बात। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है? सी, ठीक है? अब सोचो, और ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब कोई प्रकाश किरण, भाई हर वस्तु से प्रकाश किरणें निकलती है जो हमें दिखाई दे रही है। अगर उस वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर हम तक नहीं पहुंचेंगी तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो मान लें कोई वस्तु है ना, और उससे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है भाई, ठीक है? तो देखिए ये प्रकाश किरण कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब यहां टकराई तो टकरा के कहां लौटेगी? वापस, क्योंकि उधर तो जाएगी नहीं। सोचो, उधर तो जाएगी नहीं, टकरा के वापस लौटेगी। और ये जहां से होकर गुजरेगी, ये प्रकाश किरण जहां से होकर गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे? ठीक है भाई? तो क्या परिभाषा हुई? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। अब एक बात सोचो, यहां तो टकरा के निकल गई, पर दूसरी स्थिति में सोचना भाई, अगर ये दर्पण होता, ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तब क्या होता? ये उत्तल होता, तब क्या होता भाई? ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है? तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, तो ये तो अब इधर को तो जा ही ना सके, तो टकरा के वापस लौटेगी। टकरा के कहां लौटेगी? ये वापस लौटेगी, ठीक है? ये वापस लौट गई इधर को, इस तरह से ये चली गई। तो अब यहां कहां है भाई? टकरा के। तो ये प्रकाश किरण इधर को टकरा के तो चली गई, पर ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? इधर से। कहां से? इधर से, इस बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो इस बिंदु को क्या कहेंगे भाई? हम फोकस बिंदु। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। तो यहां तो आती हुई प्रतीत होगी और यहां आती है या गुजरती है। तो देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहां तो लग रहा है, गुजरी थोड़ी है, या प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब एक शब्द और है, फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी भाई, दर्पण की फोकस दूरी। अब सुनो भाई, फोकस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से, इसको किससे व्यक्त करेंगे? अब ध्यान रखने भाई, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसको बोलेंगे फोकस दूरी। ये दूरी P और F के बीच की दूरी, ठीक है? तो PF बराबर क्या होता है? सॉरी, PF बराबर F, अर्थात दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब प्रयोगों में से आप देखें, ध्यान रखना भाई, ये तो पीसी कितनी बराबर ही भाई? पीसी को क्या बोलते थे? आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और पी है ध्रुव पोल। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला था? वक्रता त्रिज्या। तो नाप के देखो भाई, अपने आप देखो, जितनी दूरी ये बैठेगी उतनी दूरी ये बैठेगी। इसका मतलब अगर पीसी
पीसी बराबर अगर 30 सेंटीमीटर है तो पीएफ कितने के बराबर होगी? 15 के। तो सीधी सी बात है, दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोले मैंने? दर्पण की, हाँ, दर्पण की फोकस दूरी, कौन सी? दर्पण की फोकस दूरी एफ किसके बराबर होती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब मैं आपसे पूछूं, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वक्र त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 15। ठीक है, बात आई समझ में? न्यूमेरिकल में काम आएगी भाई, बहुत ज्यादा काम आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं हम, इन गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। और अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी प्रतिबिंब को वास्तविक रूप में बनने के लिए 2 प्रकाश किरणों का मिलना आवश्यक है ना। अब कौन सी प्रकाश किरण कहां कहां से होकर गुजरती है, उसके कुछ नियम है, मैंने बताया ना। वे नियम कब पता लगेगी और क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के लिए वस्तु से निकलने वाली और परावर्तित किरणें, है ना, 2 कम से कम मिलनी चाहिए। 2 कम, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई परावर्तन के जो नियम है, अर्थात कौन सी किरण कहां से होकर जाएगी, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अलग टॉपिक डालता हूं भाई, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से किरणों के परावर्तन नियम। परावर्तन नियम भाई, कौन सी प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी। तो सब एक ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं या उत्तल? अवतल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया है। ठीक है, एक ही ले लेते हैं, वो सेम नियम उसको भी लागू होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक ये दर्पण बना दिया भाई, सोचना भाई ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो देखिए, और अब ये क्या खींच दी मैंने? इसका मुख्य अक्ष, या क्या, कौन सा खींच दिया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखो, पहला नियम करें कि जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, कहां होकर आती है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी ना। समांतर किरणें क्यों है? क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह कैसी है? समान। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये प्रकाश किरण फिक्स नियम है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस मान लीजिए यहां है अगर F, तो ये कहां से होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? F से होकर। ये प्रकाश किरण इस तरह से निकल जाएगी भाई, यूं F से होकर। तो पहला नियम क्या हुआ भाई, बताओ? जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम। ये अवतल दर्पण है भाई। अब दूसरा नियम इसका उल्टा है भाई। दूसरा नियम क्या है? उल्टा। उल्टा क्या है? देखिए, दूसरा नियम बनाने के लिए मैं यहां एक फिर और बनाऊं भाई, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है भाई, फटाफट बना देते हैं। ये क्या बना दिया मैंने? आ जा भाई घूम के, थोड़ा सा भाई टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, साफ चित्र बनाने के लिए। ये मुख्य अक्ष हो गया भाई, और ये मान लेता हूं इसका F। ये क्या मान लेता हूं? F। और मुख्य फोकस है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान रखो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजर रही है। अगर कोई प्रकाश किरण F से ही होकर आए तो, अर्थात फोकस से होकर आए, ऐसी प्रकाश किरण मान लेता हूं भाई जो कहां से होकर आ रही है? F से होकर। चलिए, F से होकर आ रही है। एक ये प्रकाश किरण कैसी है भाई? जो कहां से होकर आ रही है? F से होकर आ रही है। F से होकर आ रही है ना, तो निश्चित है ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखो ध्यान से सुनो, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात F से गुजरेगी, और जो प्रकाश किरण F से होकर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो पहले का
उल्टा, पहले का उल्टा है भाई। तो देखिए इसको ले आते हैं यहाँ, ये प्रकाश किरण इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये प्रकाश किरण ये आपतित है आने वाली, ये परावर्तित है। तो पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के क्या है, उल्टे लग रहे हैं ना। ठीक भाई, अब तीसरा नियम देखिए भाई, तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहां से होकर आए, सी से होकर, सी क्या है, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले बनाए भाई एक, कैसा भी बना ले, केवल आपके समझ में आ रहा है भाई, फटाफट बनाने के चक्कर में ये सही नहीं बनाए पर है। चलिए ये क्या है, मुख्य अक्ष, सीधा है, सीधा नहीं है ना, देख लेना भाई। चलिए कोई बात नहीं, ये मुख्य अक्ष है और इसका मैं मान लेता हूं ये बिंदु F है और F ये बिंदु P है। P से जितनी दूरी पर F है उतनी दूरी पर F से क्या होगा, C। ये कोई क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है। ये कोई प्रकाश किरण है भाई जो कहां से होकर आ रही है, C से होकर। अगर वक्रता केंद्र से कोई आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से आई भाई, इस तरह से आई, यहां टकराई और टकरा के वापस आएगी ना, तो इसी मार्ग से लौट जाएगी, इसी मार्ग से लौट जाएगी, ये जाएगी नहीं किधर को। अर्थात ये नियम है इसका, अर्थात दर्पण के, क्यों ध्यान रखो, दर्पण से इस सी को कहीं भी मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा 90 को, कितने को बनेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 90 डिग्री के कोण पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो जैसे आएगी वैसे ही भाई, ठीक है, तो ये इस तरह से चली जाएगी। तो तीसरा नियम क्या हुआ भाई, दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है, अर्थात सी से होकर आवेगी, सी से होकर चली जाएगी। ठीक है भाई, चौथा नियम भाई, अब चौथा नियम देखो भाई, चौथा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चौथा नियम है। अब चौथा नियम महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा क्यों है कि अभी बता रहा हूं भाई। देखिए ये मैंने क्या बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया भाई, और आ भाई अभी नहीं आया, हाँ भाई ये क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया बताओ, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है, बिंदु P। कोई प्रकाश किरण अगर P पर या ध्रुव पर आपतित होती है, किस पर, ध्रुव पर आपतित होती है, तो देखिए कोई भी प्रकाश किरण लें और ध्रुव पर लेकर आए, ये प्रकाश किरण है भाई। चलिए मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं और इसका कलर मान लीजिए ये कर देता हूं। चलिए ये कोई प्रकाश किरण है, इस तरह से आई भाई, ठीक है, ये प्रकाश किरण आई, तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करेगी भाई, परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो आपतन कोण कैसे निकालेंगे, ये आपतन कोण हुआ I, ये कोण कौन सा हुआ, I। तो जितना कोण I है ये कौन है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष, अर्थात आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो भाई परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी, अर्थात इसको ऐसे घुमाऊं भाई, भाई तो ये कोण, ये जो परावर्तित किरण है ना, ये जो परावर्तित किरण है ये भी उतना ही कोण बनाएगी, अर्थात I और R। तो यहां कोण I किसके बराबर होगा, कोण R के। तो ध्यान रखना भाई, ये परावर्तित किरण है। तो चौथा नियम क्या है बताओ, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के नियमों का पूर्ण पालन करती है, अर्थात आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। ठीक है भाई, ये नियम नंबर 4। तो 4 में से 2 का पालन करो और चित्र बना दीजिए, बहुत आसान है। 4 में से कोई 2 नियम लगा दो। पहला नियम क्या था, जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा इसका उल्टा था, जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा नियम क्या था, दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस चली जाती है, अर्थात सी से होकर आई, सी से होकर चली जाएगी। और चौथा नियम क्या है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पूर्ण पालन करती है, अर्थात आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी उतना ही मुख्य अक्ष के साथ
कोण बनाएगी। ये क्या है, ये नियम है। अब इनके आधार पर हम सोचेंगे क्या, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जो महत्वपूर्ण है 100% आवेगा भाई। इनमें से कोई सी दो कंडीशन आएंगी, 100% आएगा, लिख कर ले लो। ठीक है, ये 6 कंडीशन है, ये 4 नंबर पक्के हैं आपके, पहले सोच लो यह बात है। अब सुनो भाई, अब 6 कंडीशन कौन सी है सके, वस्तु कहां का हो, एक तो वस्तु कहां हो, अनंत पे, वस्तु कहां हो, अभी बताऊंगा 6 भी कंडीशन। तो अब मैं हेडिंग डाल लेता हूं, हाँ ढंग से, अवतल दर्पण से या गोलीय दर्पण से। तो मैं अवतल दर्पण की बता रहा हूं पहले भाई, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए भाई, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर 1, जब वस्तु या बिंब, देखिए ध्यान रखना एक ही बात है, जब बिंब, बिंब का मतलब वस्तु या वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। यदि वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, है वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये सब कुछ आपको, अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति भी उसमें लिखनी है भाई आपको, ध्यान रखिएगा ना। अब देखो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं भाई, एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बना दिया, इसकी वक्रता पे ध्यान मत दीजिए भाई, सीधे सीधे आप तो वहां वैसे बना लेना है। अब मुख्य अक्ष खींचते हैं भाई, ये मुख्य अक्ष खींच दिया भाई मैंने, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका P है। ठीक है, अब वस्तु कहां है, अनंत। अब एक बात सोचो, अनंत कहां है, जिसकी दूरी को नापा ना सके, इसका मतलब इतनी दूर है वस्तु, इतनी दूर है पता नहीं, तो उससे आने वाली वस्तु हमारे क्या होंगी, समांतर आएंगी। ध्यान रखना भाई, सूर्य अनंत दूरी पर है, तारे अनंत दूरी पर है, तो उनसे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी आती हैं, सीधे समांतर आती हैं, तभी तो हमें छोटे दिखाई दें, अभी पता लग जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ये मान के चलो। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण यहां आ गई भाई, एक प्रकाश किरण मैंने यहां बुलाई भाई, चलो इसको दूसरे कलर से मिला देता हूं, है ना, एक प्रकाश किरण मैंने यहां बुलाई भाई। ये कौन सी प्रकाश किरण है भाई लाला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। तो अभी आपको बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण तो कहां से होकर जाती है, एफ से, दर्पण का एफ से निकालो, ये एफ है भाई। तो ये मैंने अगर एफ लिख दिया तो ये प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। ये कहां से होकर जाएगी, एफ से। ठीक है, तो इस प्रकाश किरण को कहां से, अरे भाई तू मत भगे, थोड़ा सा और, निकल गई भाई, ये कहां से होकर गई, एफ से होकर निकल गई। अब आप पता ही भाई, एक ते तो ना बने चित्र, तो एक प्रकाश किरण नीचे है कि बुला लो, ये तो ऊपर से होकर आई, एक प्रकाश किरण कहां से बुला लो, यहां से, इसको अलग कलर से दिखा दें। चलिए ये प्रकाश किरण ये, तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण भी कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है भाई, तो ये भी कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात एफ से होकर, कहां से होकर गुजरेगी, एफ से होकर। तो भाई आ जाओ एफ से होकर, भाई वहां तो स्केल से आप थोड़ी देर में बना देंगे। हाँ आप भाई, आप तो ये कहां से होकर गई, एफ से होकर, इस तरह से। तो दोनों प्रकाश किरणें कहां मिली, यहां मिली भाई। तो अर्थात प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष पर। कैसा है, वास्तविक, क्योंकि दोनों किरणें देखो, एक तो ये किरण नंबर 1 और नंबर 2 किरण दोनों आके यहां मिल रही है, कौन से, एफ पर। तो कैसे लिखेंगे, तो प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है, तो लिखिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। हाँ ध्यान रखना भाई, जो वास्तविक होते हैं वे कैसे होते हैं, उल्टे। ये रटने वाली बात है, जो वास्तविक है वो उल्टे, वास्तविक और उल्टा। हाँ, और कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष पर। कैसा बन रहा है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर कैसा बन रहा है, बिल्कुल छोटा। देखो अगर कोई वस्तु अनंत पे है और उसकी किरणें हम तक अब भी आ रही हैं, तो सीधी सी बात है वो वस्तु कितनी बड़ी रही होगी, जैसे आज है ना,
तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा कितनी बड़े हैं भाई, हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं। सूर्य तो 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से भी, कितनी दूरी पर है। और वो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? इस कारण दिखाई देता है क्योंकि अनंत पर है, और अनंत पे आने के कारण प्रकाश किरणें कहां मिल रही है? एफ पर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर कैसा बनता है? बिंदुवत, पॉइंट साइज का बनता है, बिंदुवत, बिल्कुल पॉइंट साइज का। इसकी साइज को बता ही नहीं सकते हम, पॉइंट साइज बनता है। ठीक है भाई, तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा मुख्य अक्ष पर बिंदुवत बनता है। ठीक है, अब दूसरा चलिए भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए दूसरा, यदि वस्तु सी से परे, सी से परे, सी से परे मतलब वक्रता केंद्र से अनंत की तरफ। सी से परे का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र, ऐसे भी लिखा सकता है, वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य हो। कहां हो? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य हो। एक ही बात है भाई, ध्यान रखना, सी से परे कहें या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहें, एक ही बात है। तो देखिए चित्र बनाते हैं उसी तरह भाई, पहले की तरह। ये क्या हुआ हमारा भाई? हाँ, इसको थोड़ा सा वक्रता सही नहीं आए, चलिए मरे रहने दे। ये हाँ कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। हाँ ये ठीक है भाई। अब इसका मुख्य अक्ष खींचे भाई, आप फटाफट खींच दो। ये सीधा होना चाहिए, सीधा है ना? देख लेना भाई, नहीं तो गलती होगी तो तुम्हारी। सही है तो मेरा, और गलती है तो आपकी। ये मुख्य अक्ष भाई, अरे कि नीचे कैसे चलेगी भाई तिरछे? ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या मान लेता हूं मैं? एफ। अरे भाई ये एफ, ये क्या है? सी। इसका मतलब सी से परे, तो सी से कहां है? अनंत की तरफ। अब मैं वस्तु मान लेता हूं, देखिए एक वस्तु मान ली मैंने, अब इसको अलग कलर से बता देता हूं। एक वस्तु मैंने मान ली, यहां है भाई कोई वस्तु पी क्यू। ठीक है भाई, ये वस्तु मैंने कौन सी मान ली? पी क्यू। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, सोच लो, पहले समझ लो। इस वस्तु पी क्यू का क्या बनाना है? प्रतिबिंब। तो इससे दो किरणें निकाल दो। मैं 4 नियम बताए ना, 4 नियमों में से कोई सा 2 नियम आप देख लो। तो सबसे पहली प्रकाश किरण तो कहां से होकर गुजारो? एक तो ये तो कॉमन है, इसमें तो आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। एक प्रकाश किरण को कहां से होकर गुजार दो? कहां से होकर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक प्रकाश किरण तो चली गई भाई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, सीधी सी बात है, वो कहां होकर गुजरेगी? एफ से होकर। पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी भाई ऑटोमेटिक, तो एफ से होकर। अरे भाई, और एफ को देखो ध्यान रखो, नाप के नहीं बनाना कि दुगना सा लगे, यहां से होकर। ठीक है भाई, ये यहां से होकर गुजर गई। अब एक प्रकाश किरण और बनाओ भाई। अब या तो ये कि पी, ये पी पर ले आओ, 4 नियम है ना। दूसरा नियम क्या था? बाइक उल्टो कर लो ना, कि एक प्रकाश किरण कहां से ले आए? एफ से होकर, और एफ से आने वाली कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो तो एक प्रकाश किरण को कहां से होकर ले आए? देखिए क्यू से आनी चाहिए प्रकाश किरण, कहां से होकर आनी चाहिए? क्यू से। तो देखो भाई क्यू ही तो है वस्तु, मन करे यहां से दूर लेके आएंगे, मैंने कुछ नहीं किया। देखो सोचो, एक प्रकाश किरण कहां से चल रही है? अब क्यू से, और कहां होकर जा रही है? एफ से होकर जा रही है भाई, गई है ना भाई? क्यू से चली, एफ पर आई, और इस तरह से यहां टकराई दर्पण से, अवतल दर्पण से। अब नियम क्या कह रहा है? कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। भैया मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तुम कुछ ना कर सको। ये लो भाई, या ले आओ, मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दो इसको। अरे यार सही है, चलो तो ये आ गई ना भाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना? यहां बना भाई। देखो प्रतिबिंब कहां बना? ये जो दोनों प्रकाश किरण जहां मिल जाएंगी वो बना भाई। अभी सीधा नहीं, सीधी लाइन खींच दो भाई स्केल से, ये बना भाई प्रतिबिंब।
ठीक है, ये प्रतिबिंब बना। तो देखो ये P है तो ये P डैश और ये Q डैश। तो सोचो वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ा है? वस्तु बड़ी है, तो किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो प्रतिबिंब कैसा है भाई? बताओ प्रतिबिंब कैसा है? हैं? तो प्रतिबिंब आभासी है। अरे वास्तव में बन रहा है, दोनों किरणें मिली ना है क्या? ये दोनों किरणें मिली है तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी थोड़ी होगा, वास्तविक। जब किरणें वास्तव में मिल जाएं, इधर उधर नहीं बढ़ानी पड़े, प्रतिबिंब वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा। उल्टा क्यों है? वस्तु ऊपर है, देखो ध्यान रखो, वस्तु यूं है ऊपर, ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब कहां है? नीचे की तरफ। टांग P और P क्यों इसका ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। ठीक है, और कैसा है भाई? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां बन रहा है? F और C के बीच। कहां बन रहा है? F और C, छोटा तथा F व C। F और C का मतलब फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस या लिख देना भाई, फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आने लायक। पहले वाली तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये कंडीशन आने लायक है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, F और C के मध्य। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पर चलते हैं भाई। तीसरी कंडीशन देखो भाई, तीसरी कंडीशन क्या है? यदि वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र, वस्तु का मतलब बिंब, वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। हाँ भाई, आप ध्यान पूर्वक पढ़ लो और आराम से फिर देख लेना है ना बना के, और उसके बाद देख लेना यहाँ टाइम में ना। तो देखिए उसी तरह भाई क्या बनाऊं मैं, एक अवतल दर्पण बनाया मैं, चलिए ठीक है, ये फटाफट बना दिया, चलिए। और उसी तरह इसका मुख्य अक्ष, इसका एक मुख्य अक्ष बनाया भाई, चलिए। सीधी है क्या? सीधी नहीं भाई, सीधी, अब सीधी है, देख लेना भाई, सीधी है रेखा, मुख्य अक्ष सीधी होनी चाहिए भाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप स्केल पे ध्यान रखो, F और C को बराबर बराबर दूरी पर रखो। ये बिंदु P है, ये तो बिंदु आ गया P। अब देखिए मैंने 1 और 2, तो यहां 3 पे तो रख दिया C, सॉरी वो F, ठीक है, और 4, 5 और 6 यहां रख दिया। देखिए यहां तो रख दिया C, और ये तो C रख दिया, कहां रखा था मैंने? यहां, ठीक है, और यहां रख दिया ये F, ये रख दिया F, बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए। अब देखिए ये बिंदु रख दिया P, ठीक है, P F और C, देखो PF बराबर FC होना चाहिए। अब वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को मैंने बना दिया वक्रता केंद्र पर। चलिए वस्तु मैं कोई और कलर की ले लेता हूं, चलो नीले कलर की ले लेते हैं। ये कोई वस्तु है भाई, ठीक है, P और Q, ये नीले कलर की एक वस्तु है भाई। ये सही नहीं लग रहा है कलर, चलिए, और चलो। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण को तो कहां लेके आओ? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर है भाई, इसको एक मुख्य अक्ष के समांतर ले आए भाई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी? कहां से होकर गुजरेगी भाई? F से होकर। तो F से होकर ले आओ इसको। तो F से होकर गुजार दो भैया। ये प्रकाश किरण से कहां से होकर गुजार दी मैंने? F से होकर। ये तो फिक्स है। अब बाकी के रह गए नियम तीन में से कोई सा लगा दो, F वालों ने लगा दो, चाहे P पे जो आने वाली प्रकाश किरणें जितना कोण बनाएगी आप, है ना, उतना ही परावर्तित किरण बनाएगी, या C वालों लगा दो, कोई सा लगा दो आपको मन करे, है ना। अब बताओ कहां से, कौन सी लगा दें? हैं? आपको मन करे जिसको लगा दो। एक बात सोचो,
थोड़ा सा ये वैसे हो गई ना, तिरछी हो गई है। ये थोड़ा सा ये वक्रता है ना, ये सही आनी चाहिए भाई, ये है ना। तो अब ऐसा करते हैं हम कि कोई, या फिर ऐसा कीजिए, देखो अगर कुछ कोई भी दिमाग काम ना करे तो कहाँ एक लेके आओ, ये सबसे बढ़िया आसान ये है, कोई सी भी चित्र को कैसे बना लो, है ना। पी पर ले आओ प्रकाश किरण, एक कहाँ ले आओ, पी पर, एक प्रकाश किरण को पी पर ले आवे भाई। तो ये प्रकाश किरण जितने अंश का कोण या जितने डिग्री का कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी भाई, ठीक है। अब ये, अरे भाई तो इसको निकाल दो भाई, देखिए निकाल दी नहीं भाई, अरे थोड़ा सी जल्दी मिल गई। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा वैसे कम कोण हो गया है ना। तो ये प्रकाश किरण यहाँ मिली, तो ये ध्यान रखना भाई, ये सीधे यहाँ बननी चाहिए। प्रकाश कहाँ बनेगा, इसकी सीध में ही। तो देखिए ये P डैश, ये P डैश और ये Q डैश, आप ध्यान रखना ये इस तरह। देखो ध्यान रखना, ये जितने कोण है ये I, तो ये भी कोण का होना चाहिए I और R कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा है भाई, तो प्रतिबिंब मैंने बताया ना, कोई से आप C से होकर ले आओ, F से होकर ले आओ, जो आपकी मर्जी है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई बताओ, प्रतिबिंब वास्तविक। ध्यान रखना भाई, लास्ट की कंडीशन को छोड़कर अवतल दर्पण से सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे सब में लिखना है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर है, ध्यान रखना। जैसे ये एक ही बराबर है ना, वस्तु के बराबर, और कहां बन रहा है, जहां वस्तु है, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र C पर बनता है, ठीक है भाई। वक्रता केंद्र C पर बनता है, इतना ही बनेगा जितना वस्तु है। आपको देखो थोड़ा सा आप जो सोच रहे होंगे कि सर ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा है, पर ये किसके कारण है, क्योंकि जो दर्पण मैंने बनाया ना वो समान गोली, उसकी वक्रता सही नहीं है। ये जो वक्रता है आप कहीं तो बनाई हो, प्रकाश से बनाना, उसकी जो गोलाई है या वक्रता है वो कैसी आएगी, बराबर। फिर यहां से आप इसे मिटा देना, मैंने यहाँ केंद्र बना के इस तरह से बनाना, और जो केंद्र लेना आप वो क्या हो जाएगा C, और वहां से आधी दूरी कर दीजिए F, ठीक है। तब चित्र कैसा आएगा, बराबर। अब देखो भाई, अब कंडीशन कितनी हो गई, 4। अब 4 कंडीशन क्या है, यदि बिंब या वस्तु कहां हो, F व C के मध्य हो, कहां हो, F और C के। इसका मतलब क्या है, वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ठीक है। तब क्या होगा, तो अब देखिए भाई, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण सही बनाओ भाई, अवतल दर्पण ही सही नहीं बनता है हमारा। देखिए ये है, कोई बात नहीं, चलो है ना। अब उसमें टाइम लग जाता है बेटी, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप बना लेना है ना। अब सही है हमारा, तो मैं यही मान के चलूँ सही है। हाँ, आप उस प्रकार से बनाना भाई, प्रकार और पटरी का प्रयोग करना, चित्र आपके सही आएंगे। फिर क्या बनाऊँ अब, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बनाया भाई मैंने, ये लीजिए मुख्य अक्ष हो गया भाई, ठीक है। बराबर बराबर दूरी पर क्या ले लें भाई, ये F और ये C, और ये F, ठीक है भाई। तो देखिए यहां तो बिंदु आ जाएगा C और यहाँ F, और ये वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है, F और C के मध्य। तो देखिए वस्तु में यहां ले लेता हूं, ये वस्तु P और Q। प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस P Q का बताओ। वही पहला नियम तो वही है कि एक प्रकाश किरण को लाओ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी, निश्चित है भाई, F से होकर गुजरेगी। ले आओ भाई,
एफ से होकर गुजरेगी, ले आओ एफ पर ले आओ मैं भाई, ठीक है। और इसको एफ से होकर गुजार दें, गुजार दियो भाई, ठीक है। ये गुजर गई, ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरी किरण को कहां से होकर ले आओ, एफ से होकर ले आओ, चाहे पी पे ले आओ ना, सीधे सीधे सबको एक ही तरीका अपनाओ, सबको कहां लेके आओ, पी पे लेके आओ, आप किताब की तरह रहने दो, पी पर लेके आओ, पी पर लेके आओ भाई। जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण बना देंगे, क्या है। हाँ भाई, हाँ भाई, ये प्रकाश किरण कहां से होकर आ रही है, पी से, पी पर आई, टकराई, ध्रुव पर टकराई, तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। जितने कोण मुख्य अक्ष के साथ बना रही उतनी हाँ नीचे बनाएगी, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। तो हाँ भाई, बराबर कोण अभी बराबर नहीं हुआ, थोड़ा सा कम है ना। इसको ध्यान से, कोण बराबर होना चाहिए, कोण को नाप लेना आप, तो वैसे ही है। ये अभी देखो कम बन रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रकाश किरण इस तरह से यहां मिली भाई, तो ये बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना फिर देखो, ये प्रतिबिंब बना, यहां बना भाई, यहां बना ना, अर्थात सी से परे। कहां बना भाई, सी से परे। ये प्रतिबिंब बना पी डैश और क्यू डैश। आप ढंग से मिलाएंगे, देखिए ये कोण कम लग ज्यादा है और ये कोण कैसा लग रहा है, कम। अब ये ऐसे और आ गया है ना, खिसक गया नीचे थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं। ये कोण कम, उल्टा ये प्रकाश किरण भी ऐसी होगी थोड़ी सी, हाँ इस तरह से ये आई है, ठीक है। तो अब देखिए, तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है भाई, और ये वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, तथा कहां बन रहा है, सी से परे, तथा सी से अर्थात वक्रता केंद्र से परे बनता है, ठीक है भाई। अब अगले पॉइंट पर आते हैं भाई, देखिए अगला पॉइंट 5, यदि बिंब कहां हो, बिंब अर्थात वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एफ पर। देखिए एक ही चीज लिखे, वो मुख्य फोकस लिखे या एफ लिखे, मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, तब चित्र बनाने के लिए वही, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, अब जैसा बना भाई ये वही, ये मुख्य अक्ष के समांतर भाई। और उसी तरह देखिए नाप में लिख देता हूं बिंदु, और अंदर ये बिंदु P हो गया हमारा, ये हो गया F, ये F और ये C। चलिए F और C, अब वस्तु कहाँ है, F पर। देखिए ये वस्तु हो गई P और Q, P और Q। तो एक प्रकाश किरण से कहाँ होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये सीधी सी बात है, कहां से होकर निकलेगी, F से होकर। तो F से होकर निकालो भाई, मुख्य अक्ष वाली तो सीधे F से होकर निकाल ही दे करो आप। ठीक है भाई, ये F से होकर निकल गई, ये F से होकर निकल। तो एक प्रकाश किरण को कहां से लेके आओ आप, सी बालोन, अगर आप स्केल पैमाने से बना लें तो उससे बना लीनो, और नहीं तो एक प्रकाश किरण को कहां होकर लेके आओ, P पे होकर। कहां होकर, सबको एक तरीका से रखो तुम, तो P पे ले आओ, P पर लेके आए, जितने कोण से आ रही है ये
अब देखो सीधे पी पे लेके आना, अब ये थोड़ा सा मिलना आने में गड़बड़ है गई, तो ये कहाँ होकर गुजरेगी, जितने कोण से आई उतने कोण पर निकलेगी। देखना भाई, जितने कोण से आई उतने कोण से निकलेगी। अब देखना भाई ये, तो आप देखियो ये इधर तो दूरी इतनी है और इधर दूरी घटती जा रही है ना, घटती जा रही है, पर कहां मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी तो सही, पर पता नहीं कहां मिले, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई। अब देखिए ये थोड़ा सा है ना जूम हो गया ऑटो, हाँ चलिए, हाँ कोई बात नहीं, ये चित्र है, यहाँ ऐसा कर देते हैं। तो देखिए, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, तथा अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर, अनंत पर बनता है। ठीक है भाई, ये कब कंडीशन आई, जब वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस पर या एफ पर स्थित हो। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं भाई, छठी कंडीशन, यदि वस्तु एफ व पी, एफ और बी, पी का मतलब फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। ठीक है भाई, वस्तु कहां हो, एफ और पी के मध्य या पी और एफ के मध्य स्थित हो। तो अब देखिए चित्र बनाएंगे भाई इसी तरह कि एक बनाओ, अवतल दर्पण बनाए भाई। ठीक है भाई, ये आपने बना लिया, चलो ये गोलाई हमारी सही आती ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब ये लाइन क्यों खींच दी, आगे इसमें काम आएगी। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास है तो इस लाइन को मैंने आगे खींच दिया। ठीक है भाई, ये हो गया मुख्य। अब वस्तु कहाँ है, देखिए यहाँ इसका मैंने एफ मान लिया, इतनी दूर। ठीक है, अब वस्तु कहाँ है, यहाँ है, इसके बीच में, यहाँ कोई वस्तु है। चलिए इस वस्तु को मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये वस्तु मैंने मान ली पी क्यू, पी और क्यू। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश किरण तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और सीधी बात है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो एफ से होकर गुजरेगी। तो भाई एफ से होकर गुजारो, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो नियमों का पालन करना है बस। एफ से होकर गुजार रही है भाई, ठीक है, एफ से होकर गुजार दिया मैंने, ये गई और इस तरह से परावर्तित होके निकल गई। अब इस चित्र को बनाने के लिए दूसरी किरण भी चाहिए, पी पर लेके आओ, सी से लेके आओ, और कहीं भी लेके आओ। ठीक है भाई, लेके आओ। तो आप दूसरी प्रकाश किरण कहां लेके आओ, या तो आप देखो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो सी पे लेके आओ, क्यू से, कहां से लेके आओ, सी पे ले आओ। चलो देखो जितना एफ है उतना मान लीजिए सी जहां है, सी थोड़ा सा और दूर होगा भाई, ये काफी दूरी है ना, इतनी दूरी पर मान लीजिए ये अरे वो ये मान लीजिए सी यहाँ है। ठीक है, तो अब कोई प्रकाश किरण भाई सोचिए कहां से जाए, क्यू से। अब देखो ध्यान रखने, इसमें बनाने के लिए आप स्केल को इस तरह से रख लेना पहले ही कि क्यू और सी मिलते आ जाएं, क्यू और सी कैसे आ जाएं, मिलते हुए आ जाएं। आ रहे ना भाई, तो देखो सोचो, जो प्रकाश किरण, ध्यान से सुनो भाई, जो प्रकाश किरण कहां से हो जाएगी, यूं जाएगी। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, क्यू सी वाली, तो इस तरह से जाएगी और इस तरह से ही लौट के आ जाएगी। तो देखो सीधी इस लाइन को कहां बढ़ा दे करो, यूं सी से होकर आ गई भाई। अब एक बात सोचियो, क्या ये प्रकाश किरणें इधर को मिलेंगी,
सोचो इधर को, क्योंकि ये तो चौड़ती जा रही है इधर को, तो इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो इधर को तो नहीं मिलेंगे। पर ये अगर यहां मेरी आंख हो, इस जगह पर यहां मेरी आंख हो, तो मुझे कैसा लगेगा कि प्रकाश किरणें कहां आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, दर्पण से पीछे की ओर। तो अब मैं क्या करूंगा, इन प्रकाश किरणों को बढ़ाइए पीछे की ओर। ये प्रकाश किरण तो कहां से वो आती मिलेगी मुझे, कहां से वो आती हुई लगेगी, ऐसे लगेगी भाई, ये इस तरह से लगेगी, डॉट 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 डॉट, मैंने इसको बढ़ा दिया। और ये प्रकाश किरण कहां से लगेगी, ये जो लाइन वाली है, एफ से जाने वाली, ये इस तरह, इसको बढ़ाओ सीधे लाइन पर रख के, नहीं इस तरह से भाई, वो स्केल रख के और इस तरह से बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। तो ये प्रकाश किरण दोनों काम मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहां, ठीक है। और तो यही क्या है, यही बनेगा हमारा प्रतिबिंब, यही हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब बना P डैश और Q डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा है भाई, वास्तव में क्या किरणें मिली, नहीं मिली, केवल मिलती हुई प्रतीत हुई, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा है भाई, आभासी। और सोचो वस्तु कहां है, ऊपर, वस्तु भी कहां है, ऊपर, वस्तु PQ मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऐसे ही है ना, ऊपर है, और प्रतिबिंब कहां है, ऊपर, तो एक ही सीध में, ठीक है। आभासी और कैसा है, सीधा, वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है भाई। ये क्या हुई भाई, 6 कंडीशन, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, गोलीय दर्पण से परावर्तन की चिन्ह परपाटी। अब चिन्ह परपाटी आप कहेंगे क्या है भाई, कि यहां से आगे मुझे 2-3 सूत्र आपको बताने, जिसमें आपका दर्पण सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है। अब उसमें जो आपको आंकिक प्रश्न करने, उसमें चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज धनात्मक लेंगे, कौन सी चीज ऋणात्मक लेंगे, और उनकी एक परपाटी है। परपाटी का मतलब जो बहुत साल से चली आ रही है और उसी को हम पीटते आ रहे हैं। जैसे मैंने विद्युत धारा पढ़ाई थी ना, उस समय बताया था कि भाई विद्युत धारा वास्तव में कौन सी दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, लेकिन मानते क्या है, धनावेश के प्रवाह की दिशा, ठीक है। तो ये परपाटी है जो हम शुरू से मानते चले आ रहे हैं कि भाई धनावेश के प्रवाह की जो दिशा है वही विद्युत धारा की दिशा है, जो कि गलत है। पर उस परपाटी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। इसी तरह गोलीय दर्पणों के लिए भी एक परपाटी है। तो अब एक हेडिंग में डाल देता हूं, गोलीय दर्पण से, या इसको हटा देता हूं भाई, हाँ, गोलीय दर्पण से परावर्तन की चिन्ह परपाटी, चिन्ह परपाटी बताया ना मैंने, चिन्ह परपाटी क्यों जरूरी है भाई। आगे जो सूत्र मुझे बताने हैं, जहां कौन से 2 सूत्र हैं भाई, दर्पण सूत्र अभी बताऊंगा, फिर आवर्धन का सूत्र बताऊंगा। उसमें जो संकेत हैं उनके चिन्ह सहित आपको लिखनी है दूरियां, कि कौन सी धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। अब कौन सी धनात्मक, अब आपको तो पता नहीं है कौन सी धनात्मक रखें, कौन सी ऋणात्मक रखें, तो उन चिन्हों को ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक दर्पण में ले लेता हूं कोई सा, और उदाहरण के लिए क्या ले लेता हूं, अवतल दर्पण, ठीक है। मैंने अवतल दर्पण ले लिया भाई, ठीक है, अवतल दर्पण ले लिया। और उसी तरह स्केल लेके, नहीं देखिए ये स्केल ले लिया मैंने, और ये क्या बना दिया मैंने, मुख्य अक्ष। इसको और इधर की साइड को भी मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि दर्पण मैंने बताया नहीं है कौन सा है अभी। ये जिस साइड को पॉलिश कर दूंगा वही हो जाएगा, है ना। इधर की साइड को पॉलिश कर दूंगा तो अवतल दर्पण, इधर की साइड को पॉलिश कर दूंगा तो, ठीक है भाई। अब ये हो गया, ठीक है, P। मैं जानबूझ के किसी को, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। अब चिन्ह परपाटी में सबसे पहला नियम सुनो भाई। हम देखिए बिंब को किधर भी रख सकते हैं, वस्तु को बाएं दाएं रख सकते हैं, पर फिक्स है नियम कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। पहला नियम क्या है, वस्तु को कहां रखा जाएगा, बिंब अर्थात वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, पहला नियम, ध्यान से सुनना भाई। दूसरा नियम क्या है चिन्ह परपाटी का, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, खैर पढ़ लो।
दूसरा नियम क्या है कि जितनी भी दूरियां हैं, यहां से आगे देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी नापी जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी नापी जाएगी और फोकस दूरी नापी जाएगी। जितनी भी दूरियां हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगी। अब देखिए मुख्य अक्ष ये है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से नापी जाएंगी, पी से, दर्पण के ध्रुव से। अर्थात ये मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा और जो मुख्य अक्ष है ना ये एक्स अक्ष की तरह कार्य करेगा। मूल बिंदु कौन सा होगा, बीच में ओ, इधर को धनात्मक और इधर को ऋणात्मक। तो उसी तरह ये एक्स अक्ष ना है, मैंने पहले ही बताया था जब परिभाषा बताई थी कि पी और सी को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है, मन से मानी हुई काल्पनिक रेखा है। ये तो केवल समझाने के लिए खींचिए, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है दर्पण में, कहां हुआ बताओ, ये तो केवल काल्पनिक रेखा है। तो ये जो मुख्य अक्ष वाली लाइन है उसको क्या मान के चलें समझाने की दृष्टि से, एक्स अक्ष। मूल बिंदु से एक्स अक्ष में दाहिनी ओर चलेंगे तो वो दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक। तो नंबर 3 बिंदु क्या होगा भाई, कि ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर दाहिनी तरफ चली गई दूरियां धनात्मक। तो इधर को जो दूरियां हैं, देखिए मैं यहां चलो ऐसे बना देता हूं, अलग कलर से एक कलर बता देता हूं। देखिए ये दूरी कैसी है ना, ये दूरी कैसी मानी जाएगी, धनात्मक। कहां से नापेंगे, कितनी लंबी, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कहां से नापेंगे, पी से। कहां से नापेंगे, पी से। तो पी से इधर को जाएंगे दाहिनी तरफ तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक। उल्टा करो, इधर को अगर यही दूरी होती, इधर को यही दूरी होती, ये दूरी इधर को अगर नपे, अब इधर को चले कोई, तो ये दूरी कैसी होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक होगी। अगर कोई दूरी हम ध्रुव से इधर को नापेंगे तो अब एक बात सोचो, अभी मैंने क्या बताया था कि वस्तु को निश्चित रूप से हम ध्रुव के कहां रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे। तो सीधी सी बात है, ध्रुव से वस्तु की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी, हमेशा ऋणात्मक, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यू आगे बताऊंगा मैं, वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, यू से। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है भाई, ये ऋणात्मक। तो ये बात समझ में आई। अब एक और चीज है, अब मैं इससे अगला जो टॉपिक होगा आवर्धन। आवर्धन का मतलब अभी परिभाषा बताऊंगा कि अर्थात कोई दर्पण प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखा रहा है आपको, आवर्धन, बड़ा करने की क्षमता, ठीक है। तो देखिए वस्तु तो ऊपर रखे हैं हम एक्स अक्ष के, ध्यान रखो, एक्स अक्ष का मतलब मुख्य अक्ष के, वस्तु कहां रखते हैं, ऊपर। तो ध्यान रखना भाई, जितनी भी दूरियां हैं मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, जितनी भी दूरियां इधर को नापी जाएंगी, अगर कहां नापी जाएंगी, इधर को, ये लंबवत ऊपर की ओर जितनी भी लंबाइयां हैं, ये सामान्यतः किसकी लंबाई होती है, बिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, वो कैसी मानी जाएगी, धनात्मक। तो क्या नियम है अगला, 5वां चौथा नियम क्या है भाई बताओ, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां या लंबाइयां कैसी मानी जाएंगी, धनात्मक। इसका उल्टा कर दीजिए भाई, ये अगर एक्स अक्ष से नीचे की ओर अगर कोई दूरी नापी जाए, नीचे की ओर ये दूरी, तो ये दूरी कैसी होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, नेगेटिव। तो कौन कौन से नियम हुए भाई बताओ। पहला नियम क्या था कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाए, रख तो दाईं तरफ सके पर पार्ट, ये हम सदियों से इसी का पालन करते आ रहे हैं। दूसरा नियम क्या है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लंबाई या दूरी धनात्मक और लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ये क्या है हमारी चिन्ह पर पाठी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पर चल रहा हूं, जिसका 2 नंबर का सवाल 100% आवेगा, और वो सूत्र क्या है भाई, दर्पण सूत्र भाई। अब इसको समझ लो बेटी, इसमें कुछ भी नहीं है, फोकट गए हैं भाई, है ना। और आप चाहें तो इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, छोटी सी परिभाषा है, क्योंकि सूत्र वहां भी अटक सके, और वो सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता किसकी, गोलीय दर्पण की। तो एक छोटी सी परिभाषा है, इसको मैं बता देता हूं भाई। गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की आवर्धन, आवर्धन की शुद्ध हिंदी क्या है, लंबाई को बढ़ाना, आवर्धन क्षमता, बड़ा करने की क्षमता। भाई एक बात सोचो, हम इन लेंस ने क्यों, लेंस या दर्पण ने क्यों प्रयोग करें, किसी छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए, है ना। और जब बड़ों करके ही ना दिखा रही,
तो उसका मतलब क्या है? तो कोई गोलीय दर्पण किसी प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखा रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? आवर्धन क्षमता। तो सीधी सी बात है, कैसे निकालेंगे? कितना बड़ा करो, जैसे 2 सेंटीमीटर को लंबाई को कोई वस्तु है, दर्पण ने लंबा करके उसको कितना दिखा दिया? 6 सेंटीमीटर का। तो कितना गुना आवर्धन करो? 3 गुना। तो कैसे निकालो? 3 प्रतिबिंब की लंबाई में काई को भाग दियो वस्तु की लंबाई को। सोचो 2 सेंटीमीटर की वस्तु ही बड़ा करके कितना दिखा दिया? 6 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्षमता कैसे कितनी हुई? 3 गुणों। और 3 गुणों कैसे निकाली? 6 में 2 को भाग दियो। तो इसका मतलब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो? दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो परिभाषा क्या हुई बताओ? दर्पण द्वारा निर्मित या बनाए गए, एक ही बात है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और देखो ध्यान रखो, मैं यहां से आगे प्रतिबिंब की लंबाई को, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई को व्यक्त करूंगा h डैश से, ठीक है? एक है ना प्रतीक है इसका, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश तथा बिंब का मतलब वस्तु, बिंब की लंबाई या ऊंचाई कुछ भी एक ही बात है बेटी ना, लंबाई, और इसको मानेंगे स्मॉल h से के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब एक बात बताना भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवर्धन क्षमता को? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाई बड़ा करने की क्षमता, और मैग्नीफाई को पहला अक्षर क्या है? एम। तो सीधी सी बात है, आवर्धन क्षमता बार बार लिखे, कितना बड़ा है? आवर्धन क्षमता। और दर्पण की आवर्धन क्षमता, बावड़े जाएंगे साइंस वाले तो शॉर्टकट चले, तो शॉर्टकट कब है? संकेतों से, ठीक है? तो एम बराबर एम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है? वो काई के बराबर है भाई? प्रतिबिंब, डायरेक्ट ही लिख दें तो, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। अब ये कौन सी? h डैश अपॉन h, ऐसी है ना, h डैश अपॉन h। और ये एक चीज के और बराबर है जो अभी बता रहा हूं मैं, माइनस v अपॉन u, v अपॉन u। अरे दोनों ऐसे लगे, u सीधे u बना देता हूं ना। अब आप कहेंगे साहब b का चीज है और माइनस क्यों लगाए हो? अभी बता रहा हूं, सब चीज को हल है। देखिए इस चीज को छोड़ता हूं, यहीं 3 संकेत आपको आ रहे हैं भाई, जो मैं दर्पण का सूत्र बताने जा रहा हूं उसमें आ रहे हैं भाई। u क्या चीज होती है? दर्पण से बिंब या वस्तु की दूरी, पढ़ लेना, ध्यान रखना भाई। बिंब की दूरी जो हमेशा कैसी लेंगे? नेगेटिव, कोई सो हो, ठीक है भाई? दर्पण उत्तल है चाहे अवतल है। v, स्मॉल v जो लिखा है, v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान रखो भाई, ये कैसी होगी? अवतल दर्पण से कहां बने? जिधर वस्तु है उधर की तरफ ही, बाईं तरफ ही बने ना। तो अवतल दर्पण की तो कैसी हो? नेगेटिव। अवतल दर्पण की तो केवल छठी कंडीशन में ना हो, छठी कंडीशन में तो वो धनात्मक हो। हाँ, तो अवतल दर्पण ध्यान आ गया? एफ क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब सोचो भाई, फोकस दूरी कौन सी हुए? पीएफ के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता, सॉरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब सुनो, अवतल दर्पण से अभी प्रतिबिंब का बनना बताया, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? बाईं तरफ। तो अवतल दर्पण की तो नेगेटिव, अवतल दर्पण की तो नेगेटिव, वही अवतल की नेगेटिव, अवतल की तो नेगेटिव और उत्तल की पॉजिटिव, उत्तल की पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखियो, ठीक है? अब ये ध्यान रहेगी। अब सुनो भाई, अब सूत्र, दर्पण सूत्र,
1/f बराबर 1/v। दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र क्या है भाई, इसको रट ले भाई ढंग से। दर्पण सूत्र हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v। एक ही बात है, 1/v प्लस 1/u लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। एफ यू बी के मान मैंने आपको बताई दिए। अब सवाल करके आपको बताऊं भाई। किताब कहाँ है? हाँ, अब सवाल बोलो भाई। चलो। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.10 मीटर है। देखो वक्रता त्रिज्या, अब देखो जो सूत्र में दे रखा है उसको मैं लिखता जाता हूँ साथ में ही। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या समझने वाली बात है। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। वो कितनी है, 3.0 इतने सेंटीमीटर। आगे बोलो। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु क्या है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर। और ये कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर। फिर देन सेंटीमीटर का है भाई, यही तो कह रहा हूं मैं, ऐसे कैसे सके। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये कितनी है, मीटर, ठीक है। और ये भी मीटर है। आगे। हाँ प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति साइज ज्ञात। हाँ तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात कितनी दूरी पर बन रहा है, और उसकी साइज क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर। प्रकृति अर्थात उसकी नेचर क्या है, ये चीज बतानी है। इसका मतलब कितना बड़ा है, किधर बन रहा है। अब आराम से बैठ जाओ, बढ़िया सवाल है एकदम। तो देख बात सोचो, अर्थात वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पहले ही बताया था मैंने, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो दर्पण की फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 3.0/2 अर्थात 1.5 मीटर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 मीटर। अब एक बात सोचो, ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, उत्तल दर्पण है ना। तो इसकी एफ कैसी होती है, एफ इसमें कहां बनता है, उधर की साइड बने, उधर की साइड बने तो पॉजिटिव रहेगी। तो ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव रहेगी भाई। वस्तुओं की दूरी हमेशा कैसी हो, नेगेटिव। अब कहां बनेगा, उसका सूत्र लगाएंगे गोलीय दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें मान, अब मुझे क्या निकालना है, 1/b। सोचो, तो 1/b बराबर 1/f, भाई या बराबर चाहिए तो 1/f, और या इधर को धक्का देके भगाओ। जब इधर को ये आएगा बराबर के चिन्ह को कूद के आवेगो तो चिन्ह बदल के आवेगो। तो देखो कितना आ जाएगा, 1/f, f कितनी है, 1.5 लिखो, या 3/2। तो 3 तो नीचे और 2 कहां जाएगा, ऊपर। माइनस u कितनी है, 5। तो देखो ई माइनस को चिन्ह ई है ही, और ई 1/-5, ठीक है। सोचिए भाई ये कितना आएगा, 2/3, और ये माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, कितना 1/5। लघुत्तम कितना आएगा बेटी, 15 लघुत्तम। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना आएगा, 13/15। ये काई के बराबर है, 1/b के। तो देखो अपने आप, अब घबराओ मत, 1/b, 1/v किसके बराबर है, 13/15। मुझे मान काई को चाहिए, v को। तो v बराबर 15/13, उल्टा हो जाएगा ना। तो 15/13, तो 13 को भाग दो भाई 15 में, तो ये कितना आ जाएगा, 13 एकन 13, 1 पॉइंट बचे 2, 13 एकन 13, फिर नहीं 13 एकन 2 कितने बचे 7, और 13 छिक्की 78, इतना आया, इतना मीटर। तो ये देखो सोचो, ये कैसी आई है, धनात्मक, धनात्मक आई है। तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, है ना भाई। और भाई धनात्मक आई है, और क्योंकि बाईं तरफ है, पी के तरफ, भाई बाईं तरफ तो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, है ना, और आभासी बनेगा। अब वस्तु से छोटा बनाए या बड़ा बनाए, वो कायदे निकालना पड़ेगा आवर्धन के सूत्र से, है ना। साइज पूछ रहे हो, तो देखो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, m बराबर क्या सूत्र है भाई, -v/u, या लगा दो। तो माइनस v का मान कितना है, देखो v को मान के देगा भाई, अरे v का मान ये रहा, v का मान कितने के, 15/13। तो देखो -15/13 और बटे u, और u को मान के देगा बताओ,
यू को मान रहे हो ना, यू को मान के देखे -5, चिन्ह सहित रखेंगे -5। तो देखो -5, तो ये माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो प्लस के 15/13 गुणा 5, 13 गुणा 5, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो ये कैसे आएगा 3/13, और 3/13 तो और कम है, कितना आ जाएगा, जैसे 0, 13 दूनी 26, 4 13 दी 39, इतना 0.23, ये तो एक तेव कम है, इसका मतलब एक से कम है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। अतः बस में जो लगा हुआ है दर्पण, अतः दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब, दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब, ये आंसर आपको लिखना है। दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है भाई, आभासी। आभासी क्यों है, क्योंकि वो सीधा था, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा क्यों है बताओ, वस्तु से हाँ छोटा बनता है। देखो वस्तु के बराबर तो तब बनता जब m को मान कितना आ जाए, तो 1, ये तो 1 देव कम है, तो यानी तो उल्टो छोटो कर दियो भाई, अर्थात 1 को कितना बना दियो 0.23, ये तो बहुत छोटो कर दियो, तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ये आंसर है। अब हम कौन सी बड़ी बात थी, मैंने क्या किया, दर्पण का सूत्र लगाया, देखो जो सीधे सीधे। पहले तो एक बात सोचो, सबसे पहले तो वक्रता त्रिज्या से क्या निकालो, f आदि करो, ये वक्रता त्रिज्या आ गई। फिर देखो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इधर को बने, इधर को बाईं तरफ, मतलब ध्रुव से दाईं तरफ, और दाईं तरफ कैसे होगा, धनात्मक। फिर u का मान हमेशा कोई सा हो नेगेटिव रख दो, ठीक है, और दर्पण सूत्र से निकाल लो। अब एक और समझा देता हूं, फिर छुट्टी करेंगे, अगला कल पढ़ाएंगे शेष भाग, पार्ट 2 में पूरी चीज को पढ़ाएंगे। अब एक और आप बोल दीजिए, चलो अगला सवाल बोलो, बोलो, किताब ले लो यार, बता दे, ज्यादा समझ में आ जाएगी, घर जाके रिवीजन करना, और कल फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट में। हाँ हाँ बोल दो। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, अब देखो सुनो, मैं यहीं लिख रहा हूं, सुनो, कोई 4 सेंटीमीटर मतलब वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब h बराबर कितने गए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बिंब की ऊंचाई। हाँ आगे, बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के ए बराबर 15 सेंटीमीटर, शाबाश। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रहा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, दर्पण की दूरी तो हमेशा नेगेटिव लिखी जाएगी, ठीक है भाई। हाँ, और दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, इसका मतलब v का मान पूछ रहा है और साइज पूछ रहा है, देखो कितना बड़ा, बैठो क्या बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, ये सब निकालने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि v कैसा है, नेगेटिव है तो कैसा है बनेगा, और v पॉजिटिव है तो आभासी और सीधा बनेगा, v नेगेटिव आ जाए अवतल दर्पण के लिए तो कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो देखिए निकालो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो मुझे 1/v चाहिए, तो देखिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u रखो, 1/f की जगह -15 माइनस 1/-25, तो सीधी सी बात है -1/15 और प्लस 1/25, लघुत्तम कितना आएगा भाई 75, तो 15×5 माइनस के 5 और 25×75, तो ये -5, तो ये -2/75, ये किसके बराबर है 1/v के, तो भाई v बराबर -75/2 अर्थात -37.5 सेंटीमीटर। माइनस कब आएगा, जब ध्रुव से दूरी कहाँ हो, बाईं तरफ, और बाईं तरफ अवतल दर्पण में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभी मैंने बताया था वास्तविक और उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। अब किस साइज का है वो आवर्धन सूत्र से निकालो। अब आवर्धन सूत्र क्या है भाई, m बराबर सूत्र क्या है -v/u, और -v/u किसके बराबर है, h'/h के, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब यहां मान रखो भाई, -v कितना है 75/2, अभी हो ना, माइनस तो सूत्र को, अब v के बराबर क्या है -75/2, और u का मान कितना था -25, देख लेते हैं u का मान कितना है -25,
तो देखो माइनस के 25 बराबर एच डैश निकालना है हमें। प्रतिबिंब कितना है बटे बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई दी गई थी 4, ऐसे ही है ना। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 × 75, तो ये कितने है माइनस से माइनस कट गई तो माइनस के 3/2 बराबर एच डैश बटे 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो एच डैश बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। माइनस के 6 सेंटीमीटर का मतलब प्रतिबिंब कहां बना हुआ, ये मुख्य अक्ष है, प्रतिबिंब कहां बना हुआ है नीचे, एक्स अक्ष से नीचे की ओर बना हुआ है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक, ये पता लग गई, इससे ही पता लग गया वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु कितनी की 4 की, प्रतिबिंब कितना बना है 6 का, तो प्रतिबिंब में पता लग गया ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वस्तु से बड़ा, इसका मतलब आवर्धित, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा, एक ही बात है, वस्तु से बड़ा, कुछ भी लिख दीजिए, बड़ा बनता है। तो बात आई समझ में भाई।